हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 5th चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस चैप्टर के ख़त्म होने पर आप सीख सकेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के कॉन्सेप्ट, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के डेफिनेशन, शेड्यूल 1 एंड 3 ऑफ जीएसटी एक्ट। चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? जीएसटी में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। हमने पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स एंड सर्विसेज की दूसरे जीएसटी टर्म के साथ। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। गुड्स हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है मनी एंड सिक्योरिटीज़ को छोड़कर, लेकिन इंक्लूड करती है एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स जो कि लैंड से अटैच हो या उसका पार्ट हो। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को गुड्स में कवर नहीं किया जाता। किसी को कैश या लिस्टेड कंपनी के शेयर देना गुड्स में कवर नहीं होते हैं। इसका मतलब सेल ऑफ शेयर्स पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सर्विस मतलब हर वो चीज़ गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़ के अलावा, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज जिसमें मनी यूज़ नहीं होता है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस के अंदर आते हैं। मनी एंड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज ना ही गुड्स में काउंट होते हैं और ना ही सर्विसेज में, लेकिन करेंसी कन्वर्जन सर्विस के अंदर आता है। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस चीज़ को समझने के लिए आपको शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट समझना होगा। चलिए देखते हैं कि जीएसटी एक्ट में डिफाइंड स्टेटमेंट्स क्या हैं। शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट की पहली कैटेगरी ट्रांसफ़र में लिखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब टाइटल का ट्रांसफ़र होना या टाइटल का ट्रांसफ़र होना एक एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें स्पेसिफाई हो कि प्रॉपर्टी इन गुड्स तब ट्रांसफ़र या पास होगी जब पूरा पेमेंट हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स गुड्स बेचता है वाई को। इस एग्जाम्पल में उस गुड्स का ऑनर वाई कहलाया जाता है। ये एग्जाम्पल है सप्लाई ऑफ गुड्स का। अब मान लीजिए एक्स गुड्स देता है वाई को रेंट पे। गुड्स फिजिकली वाई की कस्टडी में आ जाता है, लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र तभी होगा गुड्स का जब वाई पूरा पेमेंट करेगा। इस तरह से हायर परचेज ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स समझा जाता है। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ गुड्स कंटिन्यू। शेड्यूल 2 के अंदर कैटेगरी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में लिखा है जब गुड्स जो कि एसेट का पार्ट हो ट्रांसफर किया जाता है, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। अगर कोई भी पर्सन अब टैक्सेबल नहीं है, उसके पास जो गुड्स है जो कि उसके बिजनेस एसेट का पार्ट है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। पहले पार्ट को समझने के लिए मान लीजिए एक कंपनी के पास बहुत सारे लैपटॉप्स हैं और ये कंपनी इन लैपटॉप्स को किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन गुड्स सप्लाई करता है जो टैक्सेबल है और एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से। अब ये पर्सन नेक्स्ट डे से गुड्स सप्लाई करना चालू कर देंगे विच आर नॉट टैक्सेबल। जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स होल्ड किया जाता है उसे डीम्ड सप्लाई डिक्लेयर किया जाता है एंड सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाता है। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल 2 कैटेगरी के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एक्टिविटी को टर्म किया गया है एज ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। चलिए अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक्स एक कार ऑन करता है और उसके पास राइट्स हैं टू यूज़ द कार। मान लीजिए एक्स ने 6 महीने के लिए कार वाई को दी है विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। इस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस टर्म किया जाएगा। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। मानिए कि एक्स, वाई एंड जेड सारे ही ओनर्स हैं कार के एंड वाई ट्रांसफ़र द राइट टू डी टू यूज़ द कार। ये एग्जाम्पल में सिर्फ शेयर ट्रांसफ़र किया गया है टू डी एंड नॉट द टाइटल। इस अनडिवाइडेड ट्रांसफर ऑफ शेयर को सप्लाई ऑफ सर्विस टर्म किया गया है। सेकेंड कैटेगरी अंडर शेड्यूल 2 इज लीजनिंग, लैंड और बिल्डिंग। अंडर दिस कैटेगरी जो एक डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो है लीज, टेंडेंसी,
easement, license to occupy land और any lease or letting out of building। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ गुड, लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं करता है बिकॉज दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। रेंटिंग आउट ऑफ लैंड और बिल्डिंग को सप्लाई ऑफ सर्विस टर्म किया गया है। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू। स्केड्यूल 2 की नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं जो है जॉब वर्क। अंडर दिस कैटेगरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया गया है एज ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। X gives steel to Y for galvanizing. Galvanizing कंप्लीट होने पर Y returns the steel to X. Y ने जो टास्क फिनिश किया है ऑन द गुड्स सप्लाई बाय X, इसे टर्म किया जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय Y। देयरफॉर Y इस सर्विस की फीस चार्ज कर सकता है। अब स्केड्यूल 2 की नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जो है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। द डिफाइंड क्राइटेरिया जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्टिविटी को टर्म देता है वो है गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेसेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज और फॉर एनी नॉन बिजनेस पर्पज। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स, वाई एंड जेड का बराबर का हिस्सा है कार में फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट। एक्स 1 महीने से वैकेशन पर जाता है और कार का पर्सनल यूज होता है। समझिए एक्स, वाई एंड जेड डिसाइड करते हैं कि कार को एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि एक नॉन बिजनेस पर्पज है उसके लिए दें। दिस सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू। दूसरा क्लॉज डिफाइंड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट जो इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बिल्डर एक्स जो फ्लैट सेल करता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, बिल्डर एक्स रिसीव करता है 30% एडवांस कस्टमर से। ये जो 30% एडवांस बिल्डर ने रिसीव किया है इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और सिनेरियो समझते हैं। बिल्डर एक फ्लैट सेल करता है कस्टमर को इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ये डिसाइड हुआ है कि कस्टमर विल पे 100% अमाउंट आफ्टर पोजेशन। दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फ्लैट सेल करता है आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। उसका मतलब ये हुआ कि बिल्डर विल बी रिसीविंग 100% कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 2। दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू। In addition of the previous clause, temporary transfer of permitting the use or enjoyment of any intellectual property rights is termed as supply of service. Means अगर copyrights transfer temporarily हैं 5 साल के लिए, it is supply of services. अगर transfer of copyrights is done permanently, it is treated as supply of goods. Second clause defined under Schedule 2 is development, designing, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software. सपोज करिए X डेवलप्स ERP सॉफ्टवेयर, उसे हम टर्म करेंगे एज सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड क्लॉज डिफाइंड अंडर स्केड्यूल 2 is agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. For example, X पे करता है 2 लाख रुपये B को for not participating in the tender. The amount जो B ने रिसीव किया है is treated as supply of service. Last and fourth clause under Schedule 2 is transfer of the right to use any goods for any purpose. For example, X owns an investor और Y को यूज करने दिया है but with the charge for the users. ये एग्जाम्पल में गुड को अलाउ करना जो है इन्वेस्टर टू बी यूज्ड बाय Y इज टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू। Another clause defined in Schedule 2 of GST Act. Work contract is always treated as supply of service. According to Section 2(119), work contract means contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration
और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लॉज को ब्रेक डाउन करते ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंबाइनिंग ए एंड बी स्टेटमेंट्स मीन्स अगर आप रेनोवेशन ऑफ हाउस और ऑफिस करवा रहे हैं एंड बिकॉज दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इस एक्टिविटी को हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करेंगे। स्टेटमेंट सी, मानिए कि आपको हायर किया गया है हाउस पेंट के लिए। फर्स्ट टू कंडीशन विच आर ए प्लस बी आर फुलफिल्ड इन दिस केस। पेंटिंग द हाउस, आप पेंट अप्लाई करते हैं वॉल पर। पार्ट सी ये कहता है दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी इन एनी फॉर्म। इन दिस एग्जाम्पल पेंट इज़ द फॉर्म जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसलिए कंडीशन सी इज़ फुलफिल्ड, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होती है। एक्टिविटीज़ एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू। Another clause defined for supply of services is composite supply of food or any other article for human consumption or any drink, no liquor or alcohol for human consumption. Composite supply means supply जहां 2 या 3 goods and services involve हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं लंच करने के लिए। रेस्टोरेंट आपको फूड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। रेस्टोरेंट भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ वेटर्स एंड अदर असिस्टेंट जो आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। इसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है एंड विल बी टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर द क्लॉज। चलिए अब देखते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Immovable properties like land and building are covered under services. The correct options are A and C. A shopkeeper sells goods on rent. A company transfers the assets like laptop to another company. Both are examples of supply of goods. अब हम समझते हैं कि सप्लाई क्या है। Meaning of supply as per section 7. Section 7 of GST Act defines meaning of supply. Any transaction जो goods and services involve करता है, it is taxable under GST. As per section 7, supply includes sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the business. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इन फर्दरनेस ऑफ बिजनेस और नॉट भी सप्लाई का एक पार्ट है। शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ भी सप्लाई का पार्ट हैं, आइदर वो मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 कंटिन्यू। कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए हैं विच एक्सप्लेन एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस अंडर विच एक्टिविटीज़ विल बी काउंटेड एज सप्लाई। एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। Sales of goods in a shop is termed as supply. Transfer of goods from one factory to another with the defined conditions met is termed as supply. Exchange of phone to buy a watch is termed as supply. Purchase of software license is termed as supply. Examples to understand the conditions. Receive advance for goods which will be supplied in future through goods not received. It will still be counted as supply. Donate a phone and did not get anything in return, this activity will not be termed as supply as there is no consideration. Sell a car which is private asset and not in the course of business, this activity will not be treated as supply. Meaning of supply as per section 7. Importing good or services for business or personal use, ये दोनों सर्कमस्टांसिस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज सप्लाई। कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर डिस्प्लेड किए गए हैं। ये एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज़ के डेफिनेशन एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ जो स्केड्यूल 1 में स्पेसिफाइड की गई हैं वेदर मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा एज दीज एक्टिविटीज़ एज टैक्सेबल अंडर GST। चलिए अब देखते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा।
The correct options are A, C, and D. Transfer of goods from one factory to another with the defined conditions met is termed as supply. Purchase of software license and receiving advance for goods which will be supplied in future. These statements are true for the meaning of supply. आइए डिस्कस करते हैं Schedule 1 and Schedule 3 of GST Act. Schedule 1 of GST Act defines activities to be treated as supply when made without consideration are as follows. Permanent transfer or disposal of business assets. Supply of goods or services या फिर दोनों between related or distinct person as specified in section 25. Supply of goods between agent and principal. Import of service by a taxable person. Conditions जो attached हैं इस activities के साथ are defined in Schedule 1. Better understanding के लिए please refer Schedule 1 of GST Act. Schedule 3 of GST Act. Schedule 3 of GST activities define करता है जो neither supply of goods है nor supply of services. इसलिए following activities को GST के प्रीव्यू के बाहर रखा गया है. The list of activities are services by employee to employer, services by any court or tribunal, functions performed by MLA, MP and so on, duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution. Duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased. Sale of land and sale of building subject to clause B of paragraph 5 of Schedule 2. Actionable claims other than lottery, betting and gambling. आइए अब समझते हैं कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. अंडर जीएसटी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैज डिफरेंट रेट्स. सो आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी कैसे चार्ज होता है ऑन टू और मोर गुड और सर्विस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इसलिए आपको कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिफाइंस कंपोजिट सप्लाई एज अ सप्लाई बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट जहां दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सप्लाई होता है इन कोर्स ऑफ बिजनेस जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है. एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई है चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स. इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल सप्लाई है चॉकलेट्स. द बॉक्स, गिफ्ट रैपर, मैसेज कार्ड एंड गिफ्ट रैपिंग सर्विस जो एक शॉपकीपर ऑफर करता है आर द सपोर्टिंग एलिमेंट्स और इंडिविजुअल सप्लाई विदाउट द चॉकलेट्स इम्पॉसिबल है. दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई एंड इसका जीएसटी रेट सेम होगा एज द रेट्स ऑफ द चॉकलेट्स. Section 2 subsection 74 defines mixed supply as two or more individual supply of goods and services or a combination made in conjunction by the taxable person for a single price where supply does not constitute composite supply. Example, a plant nursery flowers, plant and gardening material sell करता है as a bundle. लेकिन जब ये इंडिविजुअली सेल होते हैं 5% जीएसटी चार्ज होता है ऑन प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड 18% जीएसटी चार्ज होता है ऑन गार्डनिंग सर्विसेज. लेकिन जब आप इसे बंडल करते हैं ऑल टुगेदर एज अ सर्विस तो 18% जीएसटी चार्ज लगेगा ऑन द एंटायर बंडल. चलिए अब देखते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा. द करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी, सी एंड डी. Services of funeral and burial, services by employee to employer, functions performed by MLA, MP and actionable claims other than lottery, betting and gambling. All these activities are neither considered as supply of goods nor supply of services. The correct option is A. A mixed supply is two or more independent products or services which are offered together as a bundle but can also be sold separately. इस सेशन में बस इतना ही.
Thank you so much for your time, and now we will meet again in the next session. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने न सिर्फ देश को कई करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक देश एक कर की बेहद शानदार सौगात दी, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा कर दी हैं। कारोबारी लेनदेन में जीएसटी नियमों का पालन करते हुए लेखा जोखा बनाना और जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना, ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हर छोटे बड़े शहर या कस्बों में आज प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों की सख्त जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही जीएसटी की ट्रेनिंग लेकर इसकी बारीकियों को समझ लिया, वो इस वक्त बहुत अच्छा स्वरोजगार या नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब भी इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा हुनर सीख लें जिसकी डिमांड जिंदगी में कभी खत्म ना हो, तो आपके लिए है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का ये कोर्स। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सभी बारीकियां सीखने समझने का मौका मिलेगा जो आपको एक बेहतरीन जीएसटी एक्सपर्ट बना सकता है। इस कोर्स में आप सीखेंगे जीएसटी टैक्स देनदारी का हिसाब आप कैसे करें, जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे करें और कैसे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें ताकि ऑडिट में परेशानी न हो। आप सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे भरें और कैसे जीएसटी नंबर हासिल करें, जीएसटी टैक्स देनदारी का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें, यह भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। विभाग द्वारा तय प्रारूप में जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, उसका विवरण कैसे लिखें। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अच्छी तरह जीएसटी का मासिक और सालाना रिटर्न भरना सीख जाएंगे और फिर इस क्षेत्र में रोजगार कर सकेंगे।